2027 में आप तमकुही की विधायिका बन जाते, तो महिला से संबंधित क्या क्या काम आप करेंगे? वहाँ पे कौशल विकास योजनाओं, स्वयं सेवा समूह, स्वास्थ्य, महिला शिक्षा तो क्या किसानों के प्रशिक्षण पे काम होगा वहाँ? है। लोग किसानी नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, एक बड़ी समस्या देख रहा हूँ। नहीं, किसानी ना करने के बहुत सारे कारण हैं। समय पर नहरों में पानी ना आना, और मौसम का आज के टाइम पे कोई ऐसा नहीं है कि जून या जुलाई में बारिश हो, कभी भी हो जा रही है। गन्ना अगर आप लेके गए हैं तो वहाँ रातों रात खड़े रहना, जो भी गन्ना वहाँ पे किसान जा रहे हैं गिरा रहे हैं, तो एक उनका भुगतान सुचारू रूप से हो जा रहा है। खाद का, बीज का, समय पे उसकी सिंचाई का, इन सारी व्यवस्थाओं को अगर नहीं किया जाएगा तो वो नहीं हो सकता। हमारे लिए एक तमकुही राज विधानसभा कोई क्षेत्र नहीं है, वो हमारा एक परिवार है। नमस्कार, मैं संदीप पांडे, दैनिक दर्शन से। मैं जब भी कोई पॉडकास्ट करता हूं तो मैं ऐसे व्यक्तित्व को ही गेस्ट बनाता हूं जिससे समाज या किसी भी स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिले। एक ऐसा नाम जो पूरे देश में कह सकते हैं जो विख्यात है, एक ऐसा नाम जिनको अध्यात्म से भी जोड़ के देखा जाता है, एक ऐसा नाम जो कह सकते सकारात्मक शक्तियों का संग्रह है उनके पास। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जगदीश मिश्रा उर्फ बाल्टी बाबा की। वर्तमान में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, एक बड़ा राजनीतिक करियर है उनका, एक कह सकते हैं इंदिरा गांधी जी के टाइम से लेके और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम तक एक व्यक्ति जिसने कभी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं की बेटी, सुपुत्री कह लीजिए, उन्हीं की तरह निर्भीक, बहादुर, आयरन लेडी, डॉक्टर संध्या मिश्रा। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार संदीप जी। मैम, बहुत सारे लोग जो होते हैं किसी भी पर्सनालिटी को एक रूप में देखते हैं। जैसे मैं ऐसे कहूँ कि वो सिर्फ एक पहलू देखते हैं। आज मैं पॉलिटिक्स की बहुत आपसे चर्चा नहीं करूँगा। मैं एक बेटी से बात करने जा रहा हूँ, है ना। बेसिकली एक बेटी जो गांव के लिए कुछ करना चाहती है, बेसिकली एक बेटी जिसको धनोपार्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी शख्सियत की बेटी हैं जहां मुझे नहीं लगता कि आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आज के डेट में ज़िंदगी में होगी। मैं शुरू से शुरू करता हूं। आपकी बेसिक स्कूलिंग बताइए, कहाँ से, मतलब बचपन से शुरू करते हैं। संदीप जी, अगर बिल्कुल बेसिक की हम बात करें जी, तो मेरी बेसिक एजुकेशन हमारे अपने गांव बसडीला खुर्द। बसडीला खुर्द कहाँ आता है ये? हमारा गांव ये तमकुही राज विधानसभा में तमकुही है। राज विधानसभा, आप लोग जानते होंगे, तमकुही राज विधानसभा कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो पहले पडरौना हुआ करता था, बाद में कुशीनगर हुआ, उसमें आपका तमकुही राज विधानसभा में गांव है बसडीला खुर्द। बसडीला खुर्द। वहाँ के हमारे प्राइमरी स्कूल से हमने कुछ साल अच्छा, आप तक, प्राइमरी स्कूल से पढ़ी हैं? जी, मैंने वहाँ से देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय की मैं बात करता हूँ वहीं से पढ़ी हैं। जी, मैंने कुछ शिक्षा वहाँ से ली। उसके बाद फिर जैसा कि आप जानते हैं जो माहौल आज भी चला आ रहा है कि प्राइमरी विद्यालयों में उचित शिक्षा ना मिल पाने की वजह से ये समस्या है। फिर मुझे मेरे पिताजी, जिनका भी आपने नाम लिया, गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। बिल्कुल। और अपने हर जन्म में मैं चाहूँगी कि मैं उनकी बेटी बन के रहूँ। क्या बात है। उन्होंने मुझे फिर उसके बाद लखनऊ भेजा, और लखनऊ में आने के बाद मेरी पूरी अपनी एजुकेशन यहीं से स्टार्ट हुई, और यहाँ पे नर्सरी टू 12th तक पढ़ाई की मैंने। फिर उसके बाद कौन सा स्कूल था वो? MBBS, मैंने BBM से अपनी 8th तक की क्लास शुरू की थी। फिर मैंने CMS से अपनी पढ़ाई शुरू की। और अपना मम्मी का भी नाम बता दीजिए, क्योंकि अक्सर माँ का नाम छूट जाता है। वो नाम तो मेरे जीवन में कभी छूट ही नहीं सकता। वो अनमोल मेरी मम्मी श्रीमती कालिंदी देवी जी थी। अच्छा, अभी नहीं? अभी वो नहीं है।
2 साल हो गया उनके गुजरे हुए। ओके। और मेरे माँ बाप ने, मेरी दादी भी उस समय मौजूद थी जब मेरी अभी प्राइमरी जब एजुकेशन चल रही थी, श्रीमती जानकी देवी जी। ओके। तो इन लोगों ने मेरे साथ मेरी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे पढ़ने के लिए मतलब इन्होंने डाला। मैं हॉस्टल में भी कुछ दिन तक रही क्योंकि गांव में वो माहौल नहीं मिल पाता था एजुकेशन का। उसके बाद फिर मैंने एमबीबीएस किया जमशेदपुर से अपना। ओके। फिर मैं आई, मैंने केजीएमसी से अपनी पढ़ाई की। एरा से फिर मैंने अपना एमडी कंप्लीट किया। ओके। और आज की डेट में मैं प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और अभी आपके सामने बैठी हूँ। क्या क्या बात है। एक बेटी का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। आज मैं आप देख सकते हैं एक गांव बसटीला खुर्द जो तमकुही में आता है, वहाँ से शुरू करके डॉक्टर बनने तक का सफ़र आपने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जो आपका जो मैं रोल देखता हूँ एक समाज सेविका के रूप में, जो तमकुही मेरा भी गृह विधानसभा है तो वहाँ मेरी भी चर्चाएं हो जाती हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई तमकुही के लिए कुछ अच्छा करता है। सवाल ये उठता है कि आप जिसकी बेटी हैं, मुझे लगता है प्रदेश में कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं होगा जहाँ पे आप डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। तमकुही क्यों चुना? देखिए, तमकुही राज विधानसभा हमारे लिए, एक तमकुही राज विधानसभा कोई क्षेत्र नहीं है, वो हमारा एक परिवार है। वो हमारी जन्मभूमि है, हमारे पिताजी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। और मैं चाहती हूँ कि तमकुही राज विधानसभा में विकास के कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जो वहाँ की जो एक आम जनता है उन चीज़ों से वंचित ना रहे। जैसा कि शुरू में हमने आपसे कहा कि शिक्षा ना मिल पाने की वजह से फिर उचित शिक्षा हम कहेंगे हमें लखनऊ आना पड़ा। तो हम चाहेंगे कि वहाँ विकास की चीज़ों को लेके हम लोग ऐसा कार्य करें कि वो चीज़ अगर वहीं पे उपलब्ध हो जाती है तो बेहतर रहेगा। हाँ, मैंने एक चीज़ देखा है, मैंने खुद महसूस किया है, 90% लोगों के जो खर्चे हैं जी, वो जैसे मेरा भाई है नोएडा में है, अपने मतलब एक तरह से समझिए कि वो परिवार वहाँ पे इस तरह लिए रखा है कि उसके बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो सके और उसका एक बड़ा खर्चा है। अभी हाल ही में आपने सीबीएसई स्कूल बीबी के एकेडमी खोला, अभी जिसका उद्घाटन भी हुआ जी। वहाँ जो जगह है मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, मतलब जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है एक बड़े स्कूल को अफोर्ड करने की। तो ये चैलेंज क्यों, मतलब ये बड़ा चैलेंज है ना ये तो। हाँ, देखिए, वहाँ तमकुही राज विधानसभा, जैसा मैंने आपको बोला कि मैं उसको अपना एक परिवार मान के चलती हूँ। ठीक है, वो मेरा परिवार है। ठीक है। और वहाँ के लोगों का प्यार और मेरे ऊपर विश्वास, ये देखने के बाद मैंने ये सोचा कि कुछ तो यहाँ ऐसा करना होगा जो उस चीज़ों से यहाँ के लोगों का ये विश्वास ना टूटे मेरे ऊपर से। और बीबी के एकेडमी खोलने का मतलब किसी भी तरह का शिक्षा में आने के बाद व्यवसाय नहीं। हाँ, वो मैं समझ गया। एक तो वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, बिल्कुल, संस्कारित माहौल, दूसरा आधुनिक टेक्निक, इन तीनों चीजों को हम लेके चल रहे हैं मानक के साथ। जी बिल्कुल, मानक के साथ। इन तीनों चीजों को लेके मानक के साथ तो चलना भी हमें पड़ेगा क्योंकि हम तो उस क्षेत्र में हैं जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो और आप ऐसे परिवार से भी आती हैं जहाँ पे बिल्कुल और लोग हमारे ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। और उससे बड़ी बात ये होती है कि आप जब खुद राइट रहेंगे, करेक्ट रहेंगे, तभी आप दूसरों को टोक पाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल मानक के अनुसार हम लोगों ने इन चीज़ों को लिया कि जो एजुकेशन, जो सुविधा, जो बच्चों को आधुनिक टेक्निक दूसरी जगह जाके लेना पड़ रहा है वो हम अपना इसी जगह पर दें। और इसमें मैं तमकुही राज विधानसभा के सभी गार्जियन और सभी का बहुत मतलब थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं तो मैं कहता हूँ कि बीबी के एकेडमी जाइए, क्योंकि मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे जो लोगों की, वो अच्छी स्कूलिंग की है।
जी ये बिल्कुल मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैंने जी। धरातल पे महसूस किया है। जी और लड़कियों की शिक्षा की तो बहुत ही जी समस्या बहुत बहुत जरूरी है। है ना, क्योंकि ये तो बहुत मैंने देखा है, मैं खुद वहाँ का निवासी जी हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आपका अच्छा ये लड़कियों की शिक्षा का जैसे मैं आपको बताऊं कि हम्म। अभी भी जैसे लोगों के वहां दिमाग में था, जैसे मेरे यहाँ भी कुछ लोग आए केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना है, तो आप देख लीजिए अगर वहां नहीं होगा तो यहाँ हम कराएंगे। मैंने पूछा केंद्रीय विद्यालय में ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला वहाँ हॉस्टल में रहेगा और बच्ची हमारी रहेगी अभी। हाँ। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा जिस बच्ची की आप अकेले देखभाल करोगे, हॉस्टल में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो क्या वो देखभाल ऐसा संभव है जैसा आप चाहते हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में कोई विशेष ऐसा कारण हो तो आप उसको वहां भेजो तो वो उचित है। तो उन्होंने हमारी बात को समझा, माना भी और अपनी बच्ची का एडमिशन कराया। नहीं बिल्कुल, आप मैं की बात से मैं सहमत हूँ। जो जो संस्कार बच्चे को बचपन में माँ बाप के साथ डेवलप होंगे वो अकेले नहीं होते। हाँ नहीं होते, और थोड़ा सा हॉस्टल माहौल तो फिर हॉस्टल ही हो जाता है। बिल्कुल। और वो एक मैच्योरिटी के बाद आना चाहिए। हाँ, वो एक मैच्योरिटी के बाद मैं इससे सहमत हूँ। ये अच्छा कदम था, मैंने आप उस चीज़ को बहुत मैंने अप्रिसिएट भी किया था। जब उद्घाटन था मैं गया भी था। जी बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तमकुही में कोई अच्छा काम करता है। इसको मैं बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मेरे विधानसभा में कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो जो भी हो। जी जी बिल्कुल। आप मैं यहाँ पे मैं आपको एड्रेस करके बताता हूँ, जैसे मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा है, जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे अपार्ट फ्रॉम योर पार्टी और योर अपोजिशन, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। करना चाहिए एकदम, है ना। ठीक है, दूसरा एक जो बड़ा सवाल है जो मेरे दिमाग में है, 2027 में आप तमकुही की विधायिका बन जाती हैं, ऐसा हम आज मान लेते हैं, ये तमकुही के लिए है मेरा सवाल। तो तमकुही में दो पार्ट पे चलते हैं। पहले मैं, चूंकि आप एक महिला हैं, तो महिला सशक्तिकरण और महिला से संबंधित क्या क्या काम आप करेंगी? देखिए, ये तो आपने एक फ्यूचर का सवाल पूछ लिया। फ्यूचर का ही सवाल है ये। और फ्यूचर के सवाल में अगर जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और जैसा कि आपने कहा और मैं वहाँ विधायक बन जाती हूँ, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं वहाँ पे कौशल विकास योजनाओं, स्वयं सेवा समूह, स्वास्थ्य जो सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी है वहाँ पे, हाँ बिल्कुल, महिला शिक्षा और शिक्षा ही नहीं, वोकेशनल एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। थोड़ा सा वोकेशनल एजुकेशन को डिस्क्राइब करिए। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जैसा कि बीए की, एमए की, ये सारी डिग्रियां हमारे यहाँ बच्चों के पास हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उन डिग्रियां होने के बावजूद भी उन बच्चों को, अगर हम ऐसे कहें तो कुछ ऐसी टेक्निकल नॉलेज नहीं हो पाती है, स्किल डेवलपमेंट उनका नहीं हुआ होता है, जिसके वजह से वो अपना एक किसी भी जॉब या किसी भी फील्ड में जा स्किल चाहिए, सही है ना। तो एक स्किल उसमें उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, तमकुही में नहीं है, जो कि महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं है, जबकि सबके पास 80% 70% तक की बीए की, बीएससी की डिग्रियां हैं। बिल्कुल है। तो मैं उस एजुकेशन को, ठीक है वो एक उनका जो भी आधारभूत है, एक शादी ब्याह का माध्यम है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि जो भी वहाँ तमकुही राज विधानसभा हमारे यहाँ महिलाएं हैं, वो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लें, एक स्किल डेवलपमेंट उन लोगों में हो, जिससे कि वो अपने एक महिला सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त हो। बिल्कुल सही बात। तो ये सारी चीजों को लेके मैं तमकुही राज विधानसभा में, इसके अलावा और अगर हम बात करें तो युवा वर्ग, जो एक बहुत बड़ा वहाँ युवा वर्ग में नशे की समस्या है। बिल्कुल, नशा ये भी एक बड़ा वो है। नशा एक ऐसी समस्या हो गई है जो केवल उस पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज, पूरे परिवार को बिल्कुल बिखेर के रख देता है, क्योंकि वो होश में ही नहीं होता है, तो क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं है। और इस नशे की लत ज्यादातर हमारे यहाँ वहाँ पे युवाओं में बहुत जल्दी एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं और है। तो इन चीजों को दूर करने के प्रयास में रोजगार, अगर आप अच्छा, अभी रिसेंट एक घटना घटी थी जी, तमकुही चौराहे पे मार हो गया जी, ठीक है। हाँ जी, देखा था मैंने। तो मुझे जो लगता है, जो आप कह रही हैं, नशा, शिक्षा, ये सब
चीजों की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि आपके पास काम नहीं है, वर्क नहीं है और क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल agree। जिसकी वजह से आप या वो बच्चा क्या क्या करेगा, सही। तो वो छोटी चीजों पे। अच्छा, तीसरी एक बहुत जरूरी है तमकुही राज विधानसभा। आप अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर आप देखेंगे, और जैसा कि आपने कहा कि आप तमकुही राज से ही हैं, हमारे यहाँ युवा नेता बहुत ज्यादा है। तो कारण क्या है कि वो है बेरोजगार। बेरोजगार, सहमत। अच्छा, आप बहुत ये देखिए, कोई नेता जो है, ये मैं इस चीज की कद्र करता हूँ जी। आज जो लोग हैं, मैंने शुरू से देखा है, आप बहुत फ्रैंक बात करती हैं जी बिल्कुल। शायद ये बातें कई लोगों को नहीं जमती है, ये जहां तक मैंने महसूस किया है, और ये मेरे साथ भी समस्या है। इन्होंने बहुत क्लियर बोला कि देखिए, युवा नेता वो एक बेरोजगार, मतलब ये जानते हुए कि हो सकता है किसी को बुरा लग सकता है, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन उसके परिवार के लिए आप सही बोल रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो तो कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उस सब से जानना चाहती हूँ, चाहे वहां पे मैं हूँ या कोई और है, आप सोच के देखो, आप मेरे साथ चल रहे हो, आप मेरे साथ कर रहे हो, मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ, मैं आपके परिवार को क्या दे रही हूँ। सही बात, ये जरूरी है। आप शाम को घर नहीं, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि आप कभी बिगाड़ने में नहीं रहती हैं, और ना ही मैंने ये देखा है कि कभी आप फौज लेके चलती हैं। नहीं, मैं इस बात को बहुत ज्यादा, हालांकि जो हमारे यहाँ की राजनीति है वो थोड़ा सा हो सकता है मेरी बात लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन एक भौकाल युक्त राजनीति भौकाल युक्त राजनीति, सहमत हूं क्योंकि बिना उसके ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। आप इस पॉडकास्ट से मेरी पत्नी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो भी इस चीज को बहुत डिनाई करती है कि युवाओं को अपने क्षणिक लाभ के लिए नेता लोग उसको बेरोजगार न करें। नहीं, इसमें केवल नेता की गलती नहीं है, इसमें उन युवा वर्ग की भी गलती है। हाँ, ये भी सही है, दोनों की है, परिवार की भी है। परिवार शायद वो रोकते तो वो रोकते होंगे, हमें ऐसा नहीं कह सकती। देखिए, परिवार तो किसी का कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे और ऐसे जाएं, लेकिन अब भाव जो हम आपसे कह रहे हैं, भौकाल और उन सारी चीजों के उसमें मेरा एक ही प्रश्न अपने सभी युवा नेताओं से है, आप जिस भी नेता के साथ चल रहे हो, जिस भी नेता के साथ हो, क्या आपके एक बार फोन करने पर वो नेता आपके साथ चलने और आपके काम के लिए तैयार है? अगर है तो आप चलिए, बड़ी बात है ये तो, आपने बिल्कुल आंखें खोल दी सबकी। और अगर नहीं है तो आप अपने बारे में सोचिए। आपको डर नहीं लग रहा नेता नाराज हो जाएंगे? नहीं, नेता या कोई नाराजगी का किस बात का डर, किस बात का? ये तो ऐसी नेता मतलब ऐसी नेत्री है जो हम लोगों का पूरा क्या कहते हैं, मतलब सिस्टम ही बंद कर देंगे। डर तो मेरे खून में है नहीं। हाँ, ये तो बात सही है। और किस बात से मैं किसी से डरने जाऊं? हाँ, मैंने कुछ गलत किया, मैं जरूर डरूंगी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, लेकिन अगर कुछ गलत नहीं किया तो कुछ भी बोलने से नहीं हटूंगी। अच्छा, एक जो मुझे जो समस्या लगती है, क्या उस पर आप काम करेंगी? मेरा अपना पर्सनल सवाल है। जैसे वहाँ पे मैं तो एक तरह से पूरे जिले की बात करूँ, अगर कुशीनगर अगर आप विधायक बनती हैं, मंत्री तक बनने के चांस हैं आपके, तो वहाँ पे रोजगार का कोई वो नहीं है, मतलब कहाँ करें जॉब, मतलब पलायन ज्यादा है। बिल्कुल, पलायन क्यों ना हो, मजबूरी भी तो है। आखिर आप वहाँ पे किसी को रोजगार कैसे देंगे? कोई माध्यम तो होना चाहिए। वही वैसी की बात। जैसे देखिए, जब हमने 2022 में हमने अपनी चुनाव की तैयारी की थी, 2017 में हमारे पिताजी वहां से चुनाव लड़े थे, उसके बाद 2022 में हमने चुनाव की तैयारी की थी, पर निषाद पार्टी की वजह से हमारा टिकट दूसरी जगह चला गया। उसी समय से मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। आज उसी व्यवस्था के नाते हमने एक छोटा सा अपना अस्पताल शुरू किया है। अच्छा। जो आयुष्मान सुविधाओं से युक्त है, वहाँ आयुष्मान से भी सारे विनायक हॉस्पिटल है, और वहाँ बिना किसी दिन छुट्टी लिए हमारे हस्बैंड डॉक्टर अमित नंदन मिश्रा जी लगातार, डॉक्टर अमित नंदन मिश्रा, लगातार हर संडे मंडे को, हर संडे मंडे को जाते हैं। सही है। और अब तो स्कूल की वजह, यानी कल और परसों रहेंगे तुमको? जी बिल्कुल, वो वहीं रहेंगे। बड़ी बात है, चलिए।
और मैं अब स्कूल जिसको दिखाना वो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, एकदम जा सकता है, और जाते हैं लोग। और मैं जब से स्कूल खुल गया तब से तो मैं वहीं रहने लग गई हूँ। अदरवाइज उससे पहले मैं एवरी वेडनेसडे थर्सडे मैं भी जाती थी हॉस्पिटल पे। बताने का आपको तात्पर्य है कि वहाँ पे छोटी यूनिट है वो, लेकिन फिर भी हमारे पास 25 स्टाफ हैं। हाँ, कुछ से तो मैं मिला भी हूँ। हाँ, तो उस 25 स्टाफ एटलीस्ट वहाँ पे अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से 25 लोगों को आपने रोजगार दिया। वहाँ पे उसमें कुछ लड़कियां भी हैं। हाँ, लड़कियां ही ज्यादा हैं हमारे पास, लड़कियां ज्यादा। देखिए महिला, जब भी देखिए महिला सशक्तिकरण की जो बात है वो सिर्फ कागजों में नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अमित, डॉक्टर संध्या ने इसको वहां पे धरातल पे भी उतारा है। मतलब आप सोचिए कि कितनी स्टाफ बताया आपने? 25। कितनी लड़कियां होंगी उसमें से? 25 में से हमारे पास 16 लड़कियां हैं। 16 लड़कियों को वहीं जॉब मिला है। 2-3 से तो मैं मिला भी हूँ, चेहरा नहीं याद है। एक आकांक्षा है, आकांक्षा राइट नेम? आंचल मिश्रा, नाम भूल जाता है थोड़ा सा। आंचल से तो मेरी बातचीत भी हुई है, नंबर भी है, मैं कभी स्टूडेंट को भी भेजता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा उसको जॉब में देख के। तो ये लड़कियों के लिए वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ये बड़ी बात है। तो ये एक पहल आपने कर दी है, इसको बड़ा करेंगे? जी, इसको बिल्कुल बड़ा करेंगे। साथ ही हमने, जैसा आपने बताया, बीबीके एकेडमी, तो उसमें भी कुछ, अच्छा, वहाँ पे भी, हाँ वहाँ भी लोग आए। तो इन रोजगारों को, ये तो हमने अपने पर्सनल उस पे जो भी हमसे हो सकता था हम लोगों ने शुरू किया। साथ में जैसा आपने कहा कि 2027 में आप आती हैं, विधायक बनती हैं, वो एक बड़ा मंत्री भी बन सकती हैं। अब ये तो देखिए फ्यूचर की चीजें हैं और ईश्वर जाने उसको क्या चाहेगी कि आप मंत्रालय में जाएं। तो मैं मानती हूँ कि तमकुही का पूरे लोगों का मेरे साथ प्यार और आशीर्वाद तो है। जैसा कि आपने कहा, तो देखिए उसमें सबसे पहले वहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, बहुत जगह है हमारे पास, हम फैक्ट्री डाल सकते हैं। हम वहाँ पे किसी भी तरह का टेक्निकली चीज़ों को वहाँ पे ला सकते हैं, कंपनियां आ सकती हैं। तो जो हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, युवा लोग हैं जो इधर उधर प्लान कर रहे हैं, वो उधर नहीं करेंगे, वहीं पे रहेंगे वो, है ना। तो चीज़ों को देखिए सोचना, उनको समझना और तरीके से करना ही सबसे उचित है। दूसरा, राजनीति सत्ता भोग के लिए नहीं होना चाहिए, सहमत। राजनीति सेवा भाव से होना चाहिए। और जब आप इस चीज को करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रास्ते निकलेंगे और चीजें अपने आप बिल्कुल सुव्यवस्थित होती जाएंगी। स्पष्टवादी भी होना चाहिए। हाँ, स्पष्टवादी तो बहुत जरूरी है ना। स्पष्टवादिता कुछ जगह छोड़ के हर जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में बस ये लास्ट मेरा सवाल है, फिर आगे और बातें करते रहेंगे तो अलग बात है। लास्ट मेरा सवाल है कि किसान बाहुल्य एरिया है वो, क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आने वाले समय में मैं फिर वही फ्यूचर में जा रहा हूं? क्योंकि जब तक आपके पास कहते हैं ना पावर नहीं होती, तब तक आप चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, सरकार से ही करा सकते। अगर आप 2027 में विधायिका बनती हैं तो क्या किसानों के प्रशिक्षण पे काम होगा वहाँ? बिल्कुल होगा, और एकदम होगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो एक तरह से आप तो वहां से हैं। लोग किसानी नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, एक बड़ी समस्या देख रहा हूँ मैं। नहीं, किसानी ना करने के बहुत सारे कारण हैं। समय पर नहरों में पानी ना आना, और मौसम का आज के टाइम पे कोई ऐसा नहीं है कि जून या जुलाई में बारिश हो, कभी भी हो जा रही है। समय पर चीजों का उपलब्ध ना हो पाना, गन्ना अगर आप लेके गए हैं तो वहां रातों रात खड़े रहना, फिर भी उस गन्ने का मूल्य आपको सही समय पे ना मिल पाना, ये सारी, हालांकि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के देखरेख में इस तरह से तो कर दिया है कि जो भी गन्ना वहाँ पे किसान जा रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो एक उनका भुगतान सुचारू रूप से हो जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उस गन्ने की पैदावार को रखने के लिए, उस गन्ने की पैदावार को करने के लिए खाद का, बीज का, समय पे उसकी सिंचाई का, इन सारी व्यवस्थाओं को अगर नहीं किया जाएगा तो वो नहीं हो सकता। मतलब मैं ये उम्मीद करूं कि अगर आप बनती हैं विधायिका तो तमकुही में किसानी का मॉडल बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा, और इतना ही नहीं, इस किसानी के साथ साथ किसान पीजी कॉलेज जो आपने, वो भी उपेक्षित है, वो उपेक्षित है, उसको डेवलप करना, वहाँ पे कम से कम बीएससी, ये बड़ी बात है। किसान डिग्री कॉलेज जो है हमारे टाइम पे भी ग्रेजुएशन का मात्र एक वो था, और वो स्तंभ है,
और वो उसके डेवलप ना होने से एक बहुत निजीकरण बढ़ गया वहाँ पे। निजीकरण बढ़ गया। आज की डेट में भी वहाँ बीएससी नहीं है, हाँ। बीकॉम नहीं है। वो देखिए, ये छूट रहा था, विधायिका बनने के बाद किसान डिग्री कॉलेज में बीएससी बीकॉम भी शुरू हो जाएगा। बड़ी बिल्कुल बात। शुरू करना है। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। ओ, महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, बड़ी बड़ी बात है, नहीं है, महिला एग्जैक्टली डिग्री नहीं है। कॉलेज नहीं है, फिर हम किस तरह की सही, सशक्तिकरण की बिल्कुल बात सही करेंगे? बात। है ना, महिला सशक्तिकरण, जब हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे तभी हाँ, तो आगे तभी तो बढ़ेंगे। महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। नहीं है। तो तो ये भी इन सारे करेंगे। मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे और अपने क्षेत्र के विकास को देखेंगे। तो चलिए, अगली बार मिलेंगे तो डॉक्टर संध्या से और भी बातें करेंगे, थोड़ी राजनीति की और ऐसी बातें। अगर आपको जहन में कोई तमकुही के लेके सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगली बार हम इनसे ये सवाल पूछ लेंगे। ये थी हमारे साथ, कह सकते हैं, तमकुही की फायर ब्रांड आयरन लेडी डॉक्टर संध्या मिश्रा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है।